नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां पर आपको झारखंड टेट, सी टेट, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी आपको एनसीईआरटी बेस्ड पे कराई जाती है। और आप जानते हैं कि ये जो सेशन चल रहा है इसमें आपको हर दिन 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखा गया है ताकि आपकी जो तैयारी रहे वो एकदम अच्छी तरह से हो जाए। तो हमने अपने पिछले पार्ट में जाना चैप्टर 2 को, जो कि एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 7 का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। तो देखिए, हमने अपने फर्स्ट पार्ट में जाना दक्कन के राष्ट्रकूट के बारे में, हिरण्यगर्भ जो अनुष्ठान होता है उसके बारे में, एलोरा की गुफा नंबर 15। फिर हमने जाना महाराजा धीराज, त्रिभुवन, बेटी और चोल के बारे में। हमने जाना ताम्रपत्र किसे दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है। फिर हमने कलहन के बारे में जाना और त्रिपक्षीय संघ महमूद के बारे में जाना और इसके साथ आने वाले अलबरूनी के बारे में भी जाना। तो इतनी सारी जानकारी हमने अपने फर्स्ट पार्ट में ले लिया है, जो कि एनसीईआरटी की पुस्तक से हमें नोट्स के रूप में हमने तैयार किया है। आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वह अलबरूनी से आगे आकर चौहान वंश पर आती है। चलिए हम इसे जानते हैं। तो आपने जाना कि दिल्ली और अजमेर के आसपास ही इनका जो शासन रहता है, इनका जो क्षेत्र रहता है चौहानों का विकसित रहता है और इन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चलिए हम आगे और विस्तार से जानते हैं। तो इसमें चौहानों में जो सबसे विख्यात नाम है, सबसे मशहूर जो नाम है वो आता है पृथ्वीराज तृतीय का। आप याद रखिए, ये तृतीय है, फर्स्ट सेकेंड भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है पृथ्वीराज तृतीय। और इसका जो शासन काल रहता है वो 1168 से 1192 रहता है। और मोहम्मद गौरी नामक अफगान का एक शासन है, उसने 1192 में इसके साथ युद्ध किया, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है। और फिर से एक युद्ध होता है 1192 में, जहां पर गौरी जीत जाता है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इस युद्ध के बारे में और काफ़ी सारी जानकारी है, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी की कक्षा 7 की जो बुक है उसमें आपको इतनी ही जानकारी दी गई है, जो कि आपके लिए सीटेट जीटेट इसमें काफ़ी पर्याप्त है। नेक्स्ट है सुल्तान। तो देखिए ये जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है शासक। नेक्स्ट है कावेरी डेल्टा। हमने इसे जाना, चोल के बारे में जाना। अब हम इसे विस्तार से जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक मुखिया परिवार की सत्ता रहती है, जो कि कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहंत थे, मतलब उनके अधीन रहते हैं। ये राजा नहीं रहते हैं। और उरियार के चोल वंशीय मुखिया परिवार के जो विजयालय रहते हैं, विजयालय नाम है, इन्होंने 9वीं सदी के मध्य में मुट्रियारों को हरा दिया और कावेरी का जो डेल्टा का जो क्षेत्र रहता है वहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया, शासन किया। और यहीं पर तंजावुर नाम के शहर को इन्होंने बसाया और निशुंभ शूदनी देवी मंदिर को इन्होंने बनवाया। अब चलिए इन्हीं को हम और आगे जानते हैं, इनके वंश को आगे हम देखते हैं। अब चोल शासन का हमारा मुख्य बिंदु है और इसमें सबसे पहले जो सबसे शक्तिशाली शासक है और उसका नाम है राजराज प्रथम। ये सबसे शक्तिशाली शासक रहते हैं और 985 में ये राजा बनते हैं। इनके एक पुत्र रहते हैं राजेंद्र प्रथम। देखिए राजराज, चोल शासक के राजराज प्रथम रहते हैं, उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम। तो गंगा घाटी, राजेंद्र प्रथम जो रहते हैं वो गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया पर इन्होंने हमला किया और वहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अगर आप इसमें विस्तार से जानना चाहते हैं तो ये समझिए कि जो राजराज रहते हैं वह कह सकते हैं कि मालदीव और जो श्रीलंका है, उत्तरी भाग जो रहता है श्रीलंका का, वहाँ पर राजराज ने अपना कब्जा कर लिया था, आधिपत्य कर लिया था, क्षेत्र का विस्तार किया। और जो इनके पुत्र रहते हैं, इन्होंने पूरे
कर सकते हैं पूरे श्रीलंका पर और पूर्वी कर सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी भारत में राजेंद्र प्रथम का कर सकते हैं कि शासन रहता है। इन्होंने वहाँ पर विजय हासिल कर लिया था और इन दोनों ने ही एक मंदिर का भी निर्माण किया था। दोनों मंदिर काफ़ी विख्यात है। चलिए हम अपनी पुस्तक से ही जानते हैं। और इन्होंने जो राजेंद्र प्रथम रहते हैं, इन्होंने कांस्य की प्रतिमा भी इनकी एक रहती है। अब ये मंदिर कौन सा था? तो राजराज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा तंजावुर और गंगकोट चोलपुरम मंदिर बने। जो तंजावुर में बने वो राजराज का और राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगकोट चोलपुरम में मंदिर का निर्माण होता है, जो कि राजराजेश्वर मंदिर है। राजराजेश्वर मंदिर के बारे में विख्यात में कह सकते हैं विस्तार से इस पुस्तक में भी आपको दिया गया है कि किस तरह से मंदिर का निर्माण किया गया है, कितने सारे लोगों को वहाँ पर काम के लिए रखा गया और किस तरह से मंदिर का जो शिखर रहता है उसे किस तरह से बनाया जाता है। तो इसकी कहानी काफ़ी रोचक है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट है उर। तो देखिए आप नाम से समझ सकते हैं कि यह दक्षिण भारतीय नाम है और इन सभी के मतलब को हम अब विस्तार से जानेंगे। तो उर का मतलब होता है किसानों की बस्तियाँ। उर का मतलब होता है किसानों की बस्तियाँ। नाडु का मतलब होता है गाँव के समूह। गाँव के समूह को नाडु कहा गया है। और यह चोल शासक के समय में इनके नाम जो थे वो इस तरह से रखे गए थे। मूवेंद वेलन, ये 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला किसान, इसे कहा गया है। अरैयार, इसे प्रधान कहा गया। वेलन वगाई, ये जो था गैर ब्राह्मण, मतलब जो ब्राह्मण नहीं थे, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वेलन वगाई कहा गया। ब्रह्मादे, इसका मतलब होता है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। मतलब चोल शासन में दक्षिण भारत में ब्राह्मणों को जो उपहार में भूमि दी जाती थी उसे ब्रह्मादेय कहा गया है। शाला भोग कहा गया था किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे। देवदान या फिर तिरुनमटुक्किनी, इसे कहा गया है मंदिर के उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहा गया। देवदान मतलब मंदिर के उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग मतलब विद्यालय के लिए। ब्रह्मादेय मतलब ब्राह्मण के लिए। और वेलन वगाई जो ब्राह्मण नहीं थे उनके लिए भूमि जो दी जाती थी। नेक्स्ट है हमारा पल्ली चदम। ये जो था जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहलाती थी। नेक्स्ट है नगरम। तो यह व्यापारियों का संघ था और इसे नगरम कहा गया। देखिए तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में उत्तर मेरुट से प्राप्त अभिलेखों में ब्राह्मणों की सभा के संगठन का वर्णन किया गया है। देखिए नाम तो ये सब काफ़ी कर सकते हैं कि हमारे लिए नए हैं या फिर आप इसे याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप हर बार इसे प्रैक्टिस करेंगे और तो आपको ये ज़रूर याद रहेंगे। क्या कीजिए आप इसके लिए कोई ट्रिक निकालिए, है ना। जैसे नगरम हुआ तो जो नगर में रहते थे व्यापारी, है ना, नगर में कौन रहेंगे तो व्यापारी रहेंगे, गांव में तो रहेंगे नहीं। तो जो नगर में रहते थे वो व्यापारी और इसे ही व्यापारियों का संघ कहा गया, तो हो गया आपका नगरम। देवदान का मतलब देवता, आप ऐसे रख सकते हैं। तो देवता कहाँ रहेंगे? मंदिर में। तो मंदिर के उपहार में दी गई भूमि देवदान हो गई। शाला भोग आपने सुना होगा, विद्यालय, है ना। तो इस तरह से वहाँ पर विद्यालय के लिए भूमि को रख रखाव के लिए भूमि दान में दिया जाता था। ब्रह्मादेय, ब्राह्मणों को उपहार में, ब्रह्मा से ब्राह्मण, उनको उपहार में दी गई भूमि थी, है ना। तो इस तरह से अगर आप क्रम को जोड़ते चले, नाम रख ले, तो हिस्ट्री आपके लिए उतनी मुश्किल नहीं रहेगी, है ना। आप एक क्रम को जोड़ते चले, आपको ज़रूर ये जो नाम है 1-2 बार आप अगर प्रैक्टिस करते रहें, एक दूसरे से क्रम को जोड़ते रहें, तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर है कि सबसे कह सकते हैं कि तमिलनाडु का जो ज़िला है
चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त एक अभिलेख मिला है। इसमें ब्राह्मणों की सभा के संगठन का वर्णन किया गया है। तो ये पूछा जाता है कि ब्राह्मणों की सभा के संगठन का वर्णन कहाँ से मिलता है, तो उत्तर मेरूर से। कौन सा जिला है, चिंगलपुट, और ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है पुलाया। ये पुलाया क्या होता है, तो एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्ला का मतलब हमने पिछले कक्षा 6 में पढ़ा था, बड़े भूस्वामी को वेल्ला कहा गया। तो एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्ला प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे, मतलब उनको वो उतना मान सम्मान नहीं देते थे। कौन, तो बड़े भूस्वामी, ब्राह्मण, तो इसे पुलाया कहा गया। ठीक है, तो इतने सारे हमने काफ़ी कुछ जानकारी अपने सेकंड पार्ट में भी जाना, और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, पार्ट 3, उसमें हम फिर से दक्षिण भारत के जो शासन प्रणाली थी उसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। तब तक आप इसे ज़रूर रिवाइज करें, याद करें, नोट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।